सबसे पुराना तरीका इलाज है जो कह लें कि इस दुनिया में वजूद में आया। लाइक ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन से भी पुराना, यूनान से जो पुरानी 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 तहजीब है, पुराना कल्चर है जो ह्यूमंस को पता है, वो भी हिंदी तहजीब ही है। आयुर्वेदा लोगों की हिंदुओं की ही तहजीब है। तो आयुर्वेदा सबसे बेसिकली कदीम होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा अथेंटिक हॉलिस्टिक तरीका इलाज है। हॉलिस्टिक उस चीज़ को कहते हैं कि जो कह लें कि हर चीज़ को कवर करे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। यानी अगर एक मेरे बॉडी का सेल अफेक्ट होता है ना, तो इस सेल के अफेक्ट होने से, एक सेल अफेक्ट होने से बाकी जो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं उन सब पे भी कोई ना कोई अफेक्ट ज़रूर आता है। तो उन अफेक्ट्स को भी आयुर्वेदा जो है वो मद्देनज़र रखता है कि ये बेसिकली क्या क्या यानी कि एस्पेक्ट एक चीज़ के अफेक्ट होने से आ सकते हैं पूरी बॉडी में। तो इसको हम कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। और इसके अलावा आयुर्वेदा का जो ट्रीटमेंट मेथड है वो भी ही है। होलिस्टिक से मुराद ये कि सिर्फ दवाइयाँ देने से ही हम अपने मरीज़ को जो है वो ठीक नहीं करते, बल्कि के लिए ठीक करने 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 के लिए ठीक है। 12 के करीब रेजाइमेंटल थेरेपीज़ है ना, कि कपिंग भी है, ठीक है, फिर वेनेसेक्शन भी है, मसाज भी है, परगेशन भी है, वॉमिटिंग भी है। इतनी ज़्यादा रेजाइमेंटल थेरेपीज़ हैं। तो इसको हम बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट। कि हमने लाइक एलोपैथिक की अगर हम बात करें तो वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं है ट्रीटमेंट की। उसमें सिर्फ मरीज़ आया है, उसने अपने सिम्टम बताए हैं और हमने उसे दवाई लिख के दे दी है। लेकिन यूनानी तिब है या ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है या आयुर्वेदा है, ये सब होलिस्टिकली बॉडी को ट्रीट करते हैं। ये सबसे पहले तो जिस तरह यूनानी में हमने 6 इसेंशियल फैक्टर्स बैलेंस करने हैं, तो आयुर्वेदा भी सेम ऐसे ही है कि सबसे पहले तो हमने उसकी एलिमेंटल कॉज ठीक करनी होती है, फिर उसका टेम्परामेंट है, फिर उसका ह्यूमर्स हैं, ठीक है, फिर उसके टिश्यूज़ हैं, हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है। फिर हमने सिर्फ मेडिसिन नहीं, उसकी सारी चीज़ें लाइक उसका इन्वायरमेंट, उसकी डाइट, फिर अगर उसको ज़रूरत है तो फिर जो है वो उसमें हम मल्टीपल जो थेरेपीज़ अवेलेबल हैं आयुर्वेदा में, लाइक योगा है, ठीक है, फिर इसके अलावा और उनकी काफ़ी स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज हैं। और इसके अलावा उनकी तो तकरीबन 20 से 25 के करीब रिजाइमेंटल थेरेपीज़ हैं, ठीक है। मड बाथ है, वाटर बाथ है, ये जितने भी हैं। तो इसको हम बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच, कि सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं रहते हम, बल्कि दूसरी थेरेपीज़, दूसरे मेथड, उनकी कलर थेरेपी भी बेसिकली आयुर्वेदा ही की वो थेरेपी है। कलर थेरेपी जो है, लाइट थेरेपी, कलर थेरेपी, ये सारी बेसिकली आयुर्वेदा की ही वो शाखें हैं। तो इसको बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच, कि सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंडेंट नहीं बल्कि मल्टीपल चीज़ों को यूज़ करके पेशेंट को ठीक करना। तो ये तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, बैकग्राउंड। तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। अब जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, लाइक जो वैदिक बुक्स हैं, उनमें ये हमें मिलता है, जितनी भी वैदिक बुक्स हैं उनमें ये बात तो ज़रूर लिखी है कि ह्यूमंस का ताल्लुक पूरी कायनात के साथ है। एक बंदे का जो असर है वो पूरी कायनात पे पड़ता है। लाइक इसको, ये ऐसा कंसेप्ट है कि इसको हम इस्लामिकली भी समझ सकते हैं। लाइक ये कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो इस्लाम के अकायद से बाहर जाता हो, ठीक है। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक के बारे में कहा है कि अगर हम इसे पहाड़ों पर नाजिल करते तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते खौफ के मारे। लेकिन इंसान ने, ज़ाहिरी बात है, वो फिर इंसान का आगे बताया। तो मतलब ये कि इसके अलावा इंसान, जिस तरह हज़रत उमर के एक रिवायत मिलती है कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे ज़माने में एक आई थिंक कुत्ते के बारे में है कि कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो उसका जवाबदेह भी मैं हूँ। यानी एक ह्यूमन का एक एनिमल्स के साथ भी रिलेशन है। फिर इसके अलावा सितारों के साथ, पूरी कायनात के साथ एक रिलेशन है कि आप
कि हर अमल का, ये एक फिज़िक्स की बात है बेसिकली, एक पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी है, ठीक है, कि आप जिस तरह का यहाँ पे कर रहे हैं, आप जो यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, सेम इसी तरह का या तो आपने पैरेलल यूनिवर्स में बाद में करना है कुछ सालों के बाद, या पहले किया होगा। तो ये बेसिकली थोड़ी फिज़िक्स की बातें हैं इसको समझने के लिए, यानी थोड़ा फिज़िक्स का भी हमें इल्म होना ज़रूरी है, इन डायमेंशंस का कंसेप्ट और बाकी यूनिवर्स का कंसेप्ट, कॉस्मॉस का कंसेप्ट। इन शॉर्ट ये कि आप का ताल्लुक यूनिवर्स के साथ भी है, सिर्फ इस अर्थ के साथ नहीं है। तो उसके बाद उनकी जो पहली बुनियाद है वो एलिमेंट्स है, ठीक है, जिनको वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहते हैं। जिस तरह हम यूनानी तिब में भी बुनियाद जो है वो सबसे पहले एलिमेंट्स को ही लेते हैं। तो उसमें यह है कि हम 4 एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं, लेकिन आयुर्वेदा जो है ना 5 एलिमेंट कंसीडर करते हैं। पांचवा वो ईथर कहते हैं, और सबसे पहला एलिमेंट ईथर ही वो कहते हैं, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन वो ये देते हैं कि ईथर सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट, और ये स्पेस बेसिकली, ईथर का मतलब है स्पेस, स्पेस जो यूनिवर्स वाली स्पेस है ना, वो वाली स्पेस, ठीक है। वो जिस तरह हमारे इस्लाम में अरवा का कंसेप्ट है कि पहले सब जो इंसान थे वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो तो बाद में अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन पे भेजा। तो ये ईथर का कंसेप्ट है। वो भी यही कहते हैं कि ये इंसान यहाँ की मखलूक नहीं है, ये पहले ऐसी जगह पे थी जहाँ पे मतलब कोई लोकेशन का, ये कह लें कि कोई वो जिस तरह स्पेस में होता है ना कि कोई कैद नहीं है, ठीक है। तो वो बेसिकली इसी को ईथर बोलते हैं, ईथर है। और बाद में बाकी 4 एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। अब ये चारों पांचों एक दूसरे को कैसे बनाते हैं वो हम इसको पढ़ते हैं कि उन्होंने कहा कि जो सबसे सबटलेस्ट फॉर्म है मैटर की वो ईथर है। और ईथर जब यानी ईथर की अगली फॉर्म है वो एयर है। और एयर जो है वो थोड़ी ऑब्जर्वेबल और जो है ना एक्सपीरियंशियल नेचर की आ जाती है, लेकिन ईथर जाहिर बात है ऑब्जर्वेबल नहीं है, सबसे ज़्यादा सबटल मैटर है। सबटल मैटर मतलब सबसे ज़्यादा लतीफ़, सबसे ज़्यादा लाइट पार्टिकल है। उसके बाद एयर है। जैसे एयर यानी जिस तरह हम आम कॉमन रूटीन में भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि जिस तरह मतलब चूल्हे जो लकड़ियों पे जब हम आग जलाते हैं तो हम जब हवा उसको देते हैं ना तो आग मज़ीद भड़कती है। तो हवा बेसिकली आग को बनाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो हीट या फायर जो है ना ये फिर मॉइस्चर प्रोड्यूस करती है, जिसको हम बोलते हैं वाटर, जो डेंस एलिमेंट है। और वाटर जो है ना फिर मज़ीद जिस तरह वाटर, जिस तरह लाइक बर्फ़ जम जाए तो वो सबसे एक सॉलिड फॉर्म बन जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली अर्थ। तो ये इस तरह के उनकी फ़िलासफ़ी है कि 5 ये इस तरह एलिमेंट बनते हैं। और ये जब डिज़ीज़ को देखते हैं ना हम, तो डिज़ीज़ में भी हम देखते हैं कि इसका कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ है, ईथर, एयर, फायर या वाटर, या कोई 2 इकट्ठे हो गए हैं या 3 इकट्ठे हो गए हैं, कौन से वाला हुआ है, ठीक है। और इन्हीं 5 एलिमेंट से मिल के वो कहते हैं पूरी बॉडी बनी है। तो इसलिए वो बॉडी के ऑर्गन्स पे जो यानी एक ग्रॉस फॉर्म है, एक विजिबल फॉर्म है, एक विजिबल चीज़ है, उसको फोकस नहीं करते, बल्कि उसकी जो ऐसी चीज़ जिससे वो बने हैं उस पे फोकस करते हैं। तो उस पे फोकस करते हैं तो इसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच, कि वो जो एलिमेंट हैं जब उनका बैलेंस ठीक करते हैं तो ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली खुद ही ठीक हो जाते हैं। वो नहीं फोकस करते न्यूट्रिशन में, विटामिन पे, केमिकल पे, या न्यूट्रिशनल लेवल क्या है, ठीक है। उनका फोकस होता है कि एलिमेंट कौन सा डिस्टर्ब हुआ है, एलिमेंट कौन सा इम्बैलेंस है, उन्होंने उसको ही ठीक करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है हमारे पास एक, कि एक पर्सन आया है, उसको ड्यूडिनल अल्सर है, ठीक है। तो इसको हम एलिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्सर बेसिकली खुद एक आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग या इवन यूनानी तिब के अकॉर्डिंग भी ये एक सिम्टम है, ये कोई डिजीज़ नहीं है ड्यूडिनल अल्सर, ठीक है। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन इसको डिजीज़ काउंट करती है। तो आयुर्वेदा में हम ये देखते हैं कि ये जो ड्यूडिनल अल्सर हुआ है ये बिकॉज ऑफ फायर एलिमेंट हुआ है, ठीक है। एसिडिटी ज़्यादा हो गई है बेसिकली, और एसिड जो है ये हीट का प्रोडक्ट है। अब आयुर्वेदा देखेगी, आयुर्वेदा फिलॉसफी, कि अब ये जो ड्यूडिनल अल्सर हुआ है इसके पीछे जो फायरी एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहा है। क्या वो डाइट ऐसी ले रहा है जिसके अंदर फायरी एलिमेंट ज़्यादा, लाइक पेपर,
ठीक है, रेड पेपर होगी या टोमेटोज़ हो गए, या उसका काम ऐसा, लाइक उसका ऑक्यूपेशन ऐसा है, उसकी जॉब ऐसी, उसका करियर ऐसा है जो उसके अंदर ये फायर वाला एलिमेंट मज़ीद ले के आ रहा है। ठीक है, यानी उसको गुस्से वाला एलिमेंट उसमें आ गया, तो हॉट टेम्पर का बंदा है, तो वो फायरनेस कॉज कर रहा है। या फिर वो बंदा जो है वो शराब पीता है, शराब भी बेसिकली इसको फायर वाटर भी बोला जाता है शराब को, तो वो तो नहीं फायरनेस कॉज कर रही। तो जब हमने कॉज देख लेनी है कि उसकी डाइट है या उसका उसकी जॉब है या कोई और फैक्टर है, ठीक है, उसकी साइकी है, तो कॉज के अकॉर्डिंग फिर जो है वो ट्रीटमेंट होगा। लाइक अगर उसका जॉब, उसका वर्क उसके लिए कॉज है, तो हम फिर उसे मेडिसिन से तो ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसे कहेंगे कि भाई अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो। तो बर्दाश्त मेडिसिन से तो पैदा नहीं होती ना, बर्दाश्त तो जो बाकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनसे पैदा होती है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू कॉज ट्रीटमेंट होता है। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में अगर उस बंदे को फॉर एग्जांपल डाइट या इस वजह से है ही नहीं, तो वो तो उसको मेडिसिन से ही ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। मॉडर्न मेडिसिन में तो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, योगा या एक्सरसाइज या इस तरह का कुछ, उन्हें तो देखना है कि मेडिसिन दी जा रही। इसीलिए तो मतलब ठीक नहीं होते पेशेंट मॉडर्न मेडिसिन में, कि उनकी होलिस्टिक अप्रोच नहीं है बेसिकली ट्रीटमेंट में। तो अब आगे फिर फर्दर लिखा भी हुआ है कि अब जिस तरह कॉज हमें पता चल गई, तो अब हम सजेशंस ये देंगे कि जिस भी सोर्स से उसके अंदर फायर का एलिमेंट आ रहा है, चाहे डाइट के थ्रू या उसकी साइकी के थ्रू या उसके बिहेवियर या उसके बाकी मशरूबात कुछ ऐसे ले रहा है, तो फिर हम वो उसकी कम कर देंगे। ठीक है, और ये एडवाइस करेंगे कि जो उस फायर का अपोजिट एलिमेंट है ना, लाइक जो उसकी बुनियाद है, ठीक है, वो हम उसे कहेंगे कि वाटर यूज़ करो ज़्यादा। ठीक है, ताकि वाटर जो है ना वो उसके अंदर कूलनेस पैदा करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो ठीक हो जाएगा पेशेंट। ठीक है, मतलब ड्यूडिनल अल्सर को वो सिम्टम के तौर पे लिया हमने, उसकी डायग्नोसिस एलिमेंट के हिसाब से की और एलिमेंट को ही एडजस्ट किया, पेशेंट ठीक हो गया। ठीक है, ये होती है होलिस्टिक अप्रोच। फिर आयुर्वेदिक, अगर हम बॉडी की बात करें, आयुर्वेदिक बॉडी से मुराद है ह्यूमन, यानी आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी किस तरह से बनी है। ठीक है, क्या उसके अंदर क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसको कहते हैं आयुर्वेदिक बॉडी। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो तो आता है हमारे पास क्या कहते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में अब एक चीज़ रह गई है डिस्कस करने वाली, वो ये कि किसी जिस तरह हम यूनानी जिम में देखते हैं ना कि किसी के टेम्परामेंट में सेंगुइनस ज़्यादा है, कोई फ्लेगमेटिक ज़्यादा है, कोई कॉलरिक ज़्यादा है, कोई मेलनकॉलिक ज़्यादा है। इसी तरह आयुर्वेदा में भी हम यही देखते हैं कि बाज़ लोगों में फायर का एलिमेंट ज़्यादा होता है, बाद में एयर का ज़्यादा होता है, बाद में वाटर का, बाद में जो है वो अर्थ का। ठीक है, तो यानी अब जिस तरह हम यूनानी जिम में करते हैं ना कि हम जिस टेम्परामेंट का वो है, ठीक है, लाइक अगर उसमें सेंगवाइनस वाले फीचर ज़्यादा हैं, तो हम उसको कहेंगे कि आपने अपनी डाइट में और अपने फैक्टर्स में ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आप सेंगवाइनस चीज़ें कम यूज़ करें। क्योंकि अगर आपका ऑलरेडी वो बाय बर्थ है, नेचुरल है, आपका वही है, आपको जीन से वही मिला है, तो फिर आप अगर मज़ीद ऐसी चीज़ें लेंगे जो उसको एग्रेवेट करेंगी, तो आप डिजीज़ स्टेट की तरफ जाएंगे। तो इसी तरह आयुर्वेदा कहती है कि अगर कोई फायर नेचर का बंदा है, तो उसको हम कहेंगे कि भाई पानी और जो कूल एयर है उसका यूज़ करो ताकि आपका फायर एलिमेंट कम हो। फिर आयुर्वेदिक जो अप्रोच है ना ट्रीटमेंट की, डायग्नोसिस की, वो तीन तरह से है, तीन यानी उसमें स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने कोई भी पेशेंट हमारे पास आया तो उसकी एलिमेंटल ट्यूशन है कि इसमें कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब है, वो हमने फाइंड आउट करना है। उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक दोषा और दूसरी प्रकृति। दोषा बोलते हैं ह्यूमर्स को, जो यूनानी तिब में हम ह्यूमर्स और अखलात है ना, तो सेम उसके लिए आयुर्वेदिक टर्म है दोषा। और प्रकृति जो है, प्रकृति बोलते हैं टेम्परामेंट को, जो यूनानी तिब में हम मिजाज बोलते हैं, इसको आयुर्वेदा में हम प्रकृति बोलते हैं। तो यानी मिजाज और अखलात, ये पहला स्टेप है कि हमने ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा मिजाज है, किस मिजाज का बंदा है और कौन सी खिल्त बड़ी हुई है। दूसरा स्टेप आएगा
कि अब हमने एलिमेंटल कॉज चेक करनी है इलनेस की, ठीक है। अब वो पेशेंट तो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया कि उसके अंदर ये खिल्त बढ़ी हुई है और ये इस नेचर का बंदा है, यानी इस मिजाज का बंदा है। अब हमने ये देखना है कि उसको जो बीमारी है वो बीमारी के पीछे कौन सी एलिमेंटल कॉज है, इसको हम बोलते हैं विकृति, ठीक है। और तीसरी ये कि अब हमने थेराप्यूटिक रिकमेंडेशन देनी है एलिमेंट्स को बैलेंस करने की, दोषा को बैलेंस करने की, ठीक है। तो ये बेसिकली अप्रोच है ट्रीटमेंट की इन आयुर्वेदा के। डायग्नोसिस करनी है सबसे पहले उसके टेम्परामेंट की और ह्यूमर की, ठीक है, प्रकृति और दोषा की। उसके बाद हमने जो बीमारी है उसको, उस बीमारी की नेचर फाइंड आउट करनी है कि ये बीमारी किस एलिमेंटल कॉज की वजह से होती है। और तीसरी चीज़ ये कि हमने फिर ऐसी थेराप्यूटिक रिकमेंडेशन देनी है अकॉर्डिंग टू कॉज कि उसका जो एलिमेंटल इम्बैलेंस है और उसका जो दोषा इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाए, ठीक है। अभी यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आते हैं जी इनका दोषा के कंसेप्ट पे, ठीक है। इनके बेसिकली तीन दोषाज ये अपनी फिलॉसफी में काउंट करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर तीन दोषाज होते हैं। वो उनको हम बोलते हैं वाता या वायु, ठीक है, दूसरा पित्ता और तीसरा काफा। वायु जो है ये होता है बेसिकली ब्लैक बाइल, इसको हम ब्लैक बाइल बोलते हैं। पित्ता जो है इसको हम येलो बाइल बोलते हैं और काफा जो है इसको हम फ्लैगम बोलते हैं। तो वायु जो है या ब्लैक बाइल जो है इसको उनकी फ़िलॉसफी में ये बेसिकली नर्व फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटर फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है। यानी जो भी हम मोशन कर रहे हैं ना, कोई भी एक्ट हमारी मूवमेंट हो रही है, रेस्ट से मोशन वाली स्टेट में आ रहे हैं, वो वायु की वजह से होती है, ठीक है। और इसको हम एयर भी बोलते हैं। और रूट जो वा है ना, वायु, ठीक है, तो वा का मतलब ही होता है स्प्रेड करना, ठीक है। तो ये यानी कि बेसिकली जो वायु या ब्लैक बाइल है इसका काम होता है मोशन करवाना, यानी मूवमेंट करवाना हमारी इन टर्म एक बड़े लेवल पे। लाइक मैं बाजू भी हिला रहा हूँ तो इसमें भी बेसिकली हमारे मसल्स का रोल है और मसल्स के पीछे नर्व्स का रोल है, ठीक है। नर्व्स ने मैसेज दिया है तो मसल्स ने एक्ट किया है, ठीक है। तो ये जो नर्वस एक्टिविटी है इसको हम बोलते हैं कि ये बेसिकली वायु की वजह से है या ब्लैक बाइल की वजह से है, ठीक है। इसी तरह सेलुलर मूवमेंट हो रही है, लाइक हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन में हर टाइम इनफ्लक्स आउटफ्लक्स हो रहा है, तो वो जो मूवमेंट हो रही है ना वो भी ब्लैक बाइल की वजह से हो रही होती है एट सेलुलर लेवल, ठीक है। और वेस्टर्न टर्म या मॉडर्न मेडिसिन में जो वायु के लिए टर्म हम यूज़ कर सकते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। यानी वो इलेक्ट्रिसिटी या नर्व्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो ऑर्गेनिज्म को रेस्ट से निकाल कर मोशन की स्टेट में लेके आते हैं। और जो पित्ता और कापा है यानी येलो बाइल एंड फ्लेगम, इन दोनों के दरमियान जो इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, उसको मेंटेन रखती है। तो आगे ये रीडिंग भी इसकी कर लेते हैं कि वायु रिलेट्स टू द नर्व फोर्स, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मूवमेंट इन द माइंड एंड बॉडी एंड द मूवमेंट ऑफ वायु इवन रेगुलेट्स द बैलेंस ऑफ पित्ता एंड कापा। इसका मतलब यह है कि ये येलो बाइल और ब्लैक फ्लैगम भी बॉडी में जो मूवमेंट उनकी भी हो रही है वो भी इसी की वजह से हो रही है। पित्ता रिलेट्स टू इंटरनल फायर, बाइल, बॉडी हीट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, physiochemical, biological, metabolic and endocrine system. It is responsible for digesting the chyle into a protoplasmic substance like sperm and ovum. अब ये आ गया पित्ता की बात आ गई कि जो पित्ता है येलो बाइल जिसको हम बोलते हैं, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद हमारी जो अंदर एक अल्लाह ताला ने सिस्टम लगाया ना फायर का, यानी चीज़ों को पकाने का। फायर बेसिकली पकाती है ना चीज़ों को, आग में हम चीज़ों को पकाते हैं। तो अंदर जो सिस्टम चीज़ों को पकाने के लिए लगा हुआ है ना वो येलो बाइल है, पित्ता है, ठीक है। बॉडी हीट है, हमारे जिस्म की हरारत का सिस्टम है, हमारे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, फिजियोकेमिकल, बायोलॉजिकल, मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन सिस्टम्स हैं, वो सारे येलो बाइल के अंडर आते हैं, ठीक है। और जो काइल है, काइल का आपको पता है ना किसको बोलते हैं? कि जो हम डाइट मतलब हमने कोई चीज़ खाई है, चबाई है
उसने स्टमक में जाना है तो उसने एक जौ के उबले हुए पानी की तरह वाइटिश वो फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाना, सॉलिड एक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाना, उसको हम बोलते हैं काइल। तो उस काइल की डाइजेशन करवाना भी येलो बाइल का काम होता है, और फिर उसको आगे फर्दर कन्वर्ट करके वो जिस फॉर्म में भी काइम में जाती है, ठीक है। और काइम से फिर आगे हमें बताया कि बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बनते हैं लीवर में। तो ये बेसिकली येलो बाइल का रोल है। फिर काफा की बात करें, फ्लेगम की बात करें, तो इसका जो इसको अगर आप देखें तो मॉडर्न साइंस के लिहाज से तो जो इंटरसेलुलर स्पेसीज हैं बॉडी की, ठीक है, उनके दरमियान ये मौजूद होता है, यानी ये फिल करता है इंटर सेलुलर स्पेसीज को, कनेक्टिव टिश्यूज़ का रोल बेसिकली प्ले करता है। और इस की अगर आप एग्जाम्पल देखें तो म्यूकस हो गया, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, टेंडन्स हो गए, ये काफा के अंडर हम इसको काउंट करते हैं। काफा जो है ये बेसिकली जितने भी हमारे ग्रॉस स्ट्रक्चर है बॉडी का वो काफा बनाता है। और कोई भी पर्सन है तो वो इन्हीं तीनों दोषास जो हैं, वायु, पित्ता और काफा, इन तीनों से ही मिलके बने होते हैं। जिस तरह हम यूनानी तिब में बोलते हैं कि कोई भी ऑर्गन है तो वो इन चार ह्यूमर से ही मिलके बनता है। कौन कौन से? सेंगुइनस, फ्लेगमेटिक, कॉलरिक एंड मेलनकॉलिक, ठीक है। और फिर आगे इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो तीनों दोषाज हैं, ये जितने भी कैटाबॉलिक एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म है इन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैटाबॉलिज्म में हमें पता है क्या होता है कि कम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं, और जो वायु है, ठीक है, वो इस एनर्जी को सिंपलर वेस्ट में जो है ना वो कन्वर्ट करता है। फिर एनाबोलिज्म होता है तो उसमें बेसिकली कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और उससे फिर आगे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो इन तीनों जो दोषाज हैं इनका एक और पर्पस भी है, वो ये है कि इसने जो काइल है, ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड का एक बाय प्रोडक्ट बनता है, उसको भी इसने मूव करवाना है थ्रू आउट द बॉडी। और बॉडी टिश्यूज़ की नरिशमेंट में भी इसने रोल प्ले करना है। लिम्फेटिक सिस्टम भी इसी ने, इन्हीं तीन ह्यूमर्स ने जो है कंट्रोल करना है। और इन तीनों में अब जब कोई इम्बैलेंस आएगा तो जाहिर बात है फिर डिजीज़ कॉज होगी। अब थ्री जो दोषाज हैं आगे, तो ये बात वही रिपीट हो रही है, ठीक है, सिर्फ इसमें एक और चीज़ आ जानी है। अब ये चीज़ काम वाली है, ये जिसको अभी मैं ये हाईलाइट भी किया है कि ये तीनों दोषाज हर सेल के अंदर प्रेजेंट है। मतलब ये गलत फहमी नहीं जानी चाहिए, या ये मिसकंसेप्शन आपके माइंड में नहीं जानी चाहिए कि जब हम दोषाज की या ह्यूमर्स की बात करते हैं तो ये हम कोई एक नई बात कर रहे हैं। मतलब ये कि हम इसको इस लेवल पे बात करते हैं कि इवन हर सेल के अंदर भी ये तीनों ह्यूमर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, चारों ह्यूमर सॉरी, और तीनों दोषाज, जिस तरह मर्जी आप इसको ले लें, ठीक है। और लेकिन यह है कि वो अपनी साइट कुछ खास होती हैं जहाँ पे वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमें पता है कि मॉडर्न मेडिसिन में कंसेप्ट है ना, लाइक हार्ट है, तो हार्ट में मसल ज़्यादा होते हैं, इसलिए हार्ट को हम बोलते हैं मस्कुलर स्ट्रक्चर। तो ये कंसेप्ट तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन हमें ये कंसेप्ट क्यों नहीं समझ आता कि इसी तरह बाज़ ऑर्गन्स, बाज़ और टिश्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पे कोई एक ह्यूमर ज़्यादा होता है बाकियों की निस्बत। अब जहाँ पे वो ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं कि ये इस ह्यूमर पे, जैसे हम जिगर है तो उसको हम बोलते हैं कि ये सफरावी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे येलो बाइल ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जिगर के सफरावी होने से ये मुराद नहीं है कि जिगर को हम सफरा कह रहे हैं, जिगर के अंदर सफरा ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि जिगर के अंदर बाकी ह्यूमर्स प्रेजेंट नहीं है, बाकी भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो इन टर्म्स जब हम कंपैरिजन करते हैं तीनों चारों ह्यूमर्स का तो वो उनकी निस्बत कम होते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर आपने बस करना है, तो ये आप यूनानी तिब भी आपको समझ आ जाएगी, आयुर्वेदा पढ़ेंगे तो वो भी समझ आ जाएगी, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन पढ़ेंगे तो वो भी समझ आ जाएगी। फिर आगे हर एक जो ह्यूमर है ना
उसकी साइट्स हैं बेसिकली कि ये इस जगह पे ना बॉडी में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। लाइक वायु की भी 5 साइट्स हैं, पित्ता की भी और कफा की भी। ये यूनानी तिब में हमें ये चीज़ नहीं मिलती। यूनानी तिब में भी बेसिकली हमें टेम्परामेंट तो मिल जाता है कि इस ऑर्गन का ये टेम्परामेंट है, इसका ये है, इसका ये है, और टेम्परामेंट की बेस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जाहिर बात है जिसका हॉट एंड ड्राई टेम्परामेंट है तो इसका मतलब है वो ऑर्गन येलो बाइल या ज़्यादा यूज़ करता है। इसी तरह आयुर्वेदा में भी उन्होंने क्लासिफिकेशन की हुई है कि ये जो 5 जगहें हैं ये वायु के अंडर आती हैं, 5 पित्ता के अंडर आती हैं, 5 काफा के अंडर आती हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी है? लाइक वायु जो है इट इज़ आल्सो फाउंड इन वेस्ट, थाइज, ईयर, बोन्स एंड स्किन। और पित्ता जो है, येलो बाइल जो है, इट गवर्न्स द नेवल, स्वेट, लिम्फ, ब्लड, आई एंड स्किन। एंड काफा जो है ये एडिशनली कंट्रोल्स द चेस्ट, थ्रोट, हेड, बोन, जॉइंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, प्लाज्मा, फैट, नोज एंड टंग। यानी ये जगहें हैं जहाँ पे ये ह्यूमर्स अपने अपनी साइड के लिहाज से ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होते हैं। फिर इनकी ये कुछ क्वालिटीज़ हैं कि वायु जो है ये ड्राइनेस कॉज करता है, लाइटनेस लेके आता है, कोल्ड होता है, रफ होता है, सबटल होता है यानी बहुत लतीफ़ होता है, मूविंग होता है। पित्ता जो है ये स्लाइटली ऑयली इसकी नेचर होती है, हॉटनेस होती है इसमें, लाइटनेस होती है, ऑडोरस होता है और लिक्विड होता है। और कापा जो है ये ऑयली, कोल्ड, हैवी, स्लो, स्मूथ, स्लाइमी एंड स्टैटिक होता है। ठीक है, अब जैसे हमने अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि हर दोषा की 5 डिवीजन है, 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, वो अब ये आगे हम डिस्कस करते हैं कि 5 वायुस हैं वो फिजिकल और मेंटल फंक्शंस करवाते हैं सेरिब्रल, स्पाइनल और सिंपैथेटिक नर्व्स में। पहला लाइक हमने स्टार्ट में ही बात की है कि जो नर्व्स की एक्टिविटी है वो हम वायु के अंडर काउंट करते हैं। तो सारी बात है, नर्व्स का नेटवर्क जो है वो स्पाइन में है, ज़्यादातर ब्रेन में है, और बाकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो इसलिए हम उसी के अकॉर्डिंग इसको लेके आते हैं। तो जो पहली साइट है वायु की उसको हम बोलते हैं प्राण। ठीक है, ये हमारे जो है वो सर में प्रेजेंट होती है, हेड में, और ये कंट्रोल कर रही होती है चेस्ट, थ्रॉट, माइंड, हार्ट, सेंस ऑर्गन्स को, इंटेलिजेंस को, और एक्सपेक्टोरेटिंग पावर को, स्नीजिंग को, बेल्चिंग को, इंस्पिरेशन को, चीज़ों के निगलने की सलाहियत को, आउटवर्ड मूवमेंट को ये कंट्रोल करती है। दूसरी चीज़ आती है उड़ान। ठीक है, ये चेस्ट में प्रेजेंट होती है ये साइट, और ये कंट्रोल कर रही होती है नोज़ को, नेवल को, थ्रॉट को। और ये बेसिकली हमारी स्पीच, हमारी एफर्ट, हमारा एंथुसियाज्म, कैपेसिटी टू वर्क, कंप्लेक्शन, मेमोरी, यानी जो अपवर्ड मूवमेंट है वो इसने करवानी होती है। फिर इस तरह व्यान है, समान है और अपान है। ठीक है, फिर इसके बाद 5 पित्ता हो जाते हैं। ये आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, मैं आपको फाइल दे दूंगा आफ्टर सेशन, तो आपको ये कंसेप्ट इनका दोषास का ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 5 आ गए, पित्ताज की फॉर्म आ गई, पचाका, रंजका, साधाका और आलोचाका और भराजाका। ये थोड़ी टर्म्स इनकी ऐसी हैं, बेसिकली वो हिंदी लैंग्वेज है ना इसलिए। और 5 काफाज आ जाती हैं उनकी साइड्स। ठीक है, ये सारी। तो ये अब जब फिर डोमिनेंस हो जाती है किसी एक दोषा की, ठीक है, तो फिर उसके सिम्टम्स आते हैं। अभी हमने ऊपर क्वालिटीज़ पढ़ के आए हैं, जिस तरह वायु है तो उसमें लाइटनेस होती है, ड्राइनेस होती है, कोल्डनेस होती है। तो जब उसने डोमिनेट करना है तो बॉडी में ड्राइनेस बढ़ जानी है, कोल्डनेस बढ़ जानी है, जिस तरह हम ब्लैक बाइल में देखते हैं कि जब ब्लैक बाइल ने ज़्यादा हो जाना है तो बॉडी में ऐसे ही होता है, फिर ड्राइनेस बढ़ जाती है, हमारी स्किन पे उसकी मैनिफेस्टेशन आ जाती हैं, लिप्स पे। ठीक है, हर जगह खुश्की खुश्की, हमारे इवन के एक्सक्रीशंस में भी हमें पता चल रहा होता है कि ये अब बॉडी के अंदर जो है ना वो ब्लैक बाइल बढ़ गया। ये कुछ थोड़े बहुत जो है वो सिम्टम्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये डिटेल्ड नहीं है। ठीक है, जिस तरह डिटेल्ड यूनानी में भी सेम वैसे ही है, और इन्होंने भी वैसे ही बेसिकली वो किए हुए हैं सिम्टम्स। इस तरह अगर फ्लैगम बढ़ जाए या फ्लैगम अगर पहले नॉर्मल रहे तो हम देखते हैं कि वो पर्सन ज़्यादा काम होते हैं, लॉयल होते हैं। ठीक है, और जब प्री डोमिनेंट हो जाए तो फिर लाइक
उनमें वाटर रिटेंशन होने लग जाती है, वे ओबीस हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस ये लंग्स प्रॉब्लम्स हो जाते हैं स्टार्ट, ठीक है। मेंटली बहुत ज़्यादा लिथार्जिक हो जाते हैं फ्लेगमेटिक पर्सन, ठीक है। इसी तरह हम इसको काफा कह रहे हैं, ठीक है, कि काफा बढ़ा हुआ उसमें बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं जब फ्लैगम बॉडी में ज़्यादा हो जाए या काफा बॉडी में ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह उनका ऊपर ब्लैक बाइल का भी है, येलो बाइल का भी है, लेकिन ये डिटेल्ड नहीं है, ये तो कुछ कुछ मैंने इसमें लिखे हैं, ठीक है। डिटेल्ड इंशाल्लाह हम इसका अगर मतलब अब सब की वो मतलब आप सब ने कहा कि हम दोबारा इस पे बात करना चाहते हैं, तो फिर हम वन बाय वन करके आगे इस टॉपिक को ले चलेंगे, ठीक है। अब ये 3 कॉजेज़ हैं बेसिकली दोशाज की इम्बैलेंस की। पहली तो ये है कि टाइम ऑफ डे और सीज़न, लाइक मतलब जो दोपहर का टाइम है ना, उस टाइम पे ऑलरेडी जो येलो बाइल है या पित्ता है, ठीक है, वो ऑलरेडी ज़्यादा पीक पे होता है। तो उस टाइम पे अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर लें, कोई ऐसा खाना खा लें, तो ज़ाहिर बात है वो फिर येलो बाइल पहले उस टाइम पे ज़्यादा है, तो फिर वो ज़्यादा उसमें उसको ज़्यादा एग्रीवेट करेगा। इसी तरह सीज़न की बात करें तो गर्मियों में ज़ाहिर बात है सफ़रा पीक पे होता है, तो अगर गर्मियों में हम ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें जो सफ़रावी नेचर की हो, तो फिर डिज़ीज़ कॉज हो जाती है। फिर इसी तरह इनएडिकेट, एक्सेसिव और अनटाइमली सेंसरी एक्सपीरियंसेस, ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा, लाइक अगर हम लाउड म्यूज़िक सुन लें या ओवर ईटिंग कर लें, तो उसकी वजह से भी दोशाज का इम्बैलेंस हो जाता है। फिर एक्शंस हमारे, लाइक बहुत ज़्यादा बोलने से क्या होगा कि ब्लैक बाइल बॉडी में कम हो जाएगा, क्योंकि बोलने में जो कुव्वत यूज़ हो रही है वो ब्लैक बाइल यूज़ हो रहा है, ठीक है। इस तरह अगर हम बहुत ज़्यादा दिमागी काम करेंगे, ब्रेन वर्क करेंगे, तो बॉडी में ड्राइनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्लैगम कम हो जाएगा ना। फ्लैगम बेसिकली फ्लैगम पे चल रहा था ना ब्रेन, वेटनेस का ताल्लुक फ्लैगम के साथ है। तो जो लोग ब्रेन वर्क ज़्यादा करते हैं उनके अंदर ड्राइनेस होती है, क्योंकि उनके अंदर फ्लैगम हर टाइम यूज़ हो रहा होता है, हर टाइम, और फ्लैगम की कमी होती है उनमें। तो ये चीज़ एक्शंस के अंडर आ जाती है। तो ये तो अभी सिर्फ इसके हमने एलिमेंट और दोशा की बात की है। इसके अलावा आयुर्वेदा में आगे आगे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। उसमें आगे एंजाइम सिस्टम आएगा, उसको हम अग्नीज बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टिश्यूज़ का कंसेप्ट है उनका, वो भी 7 तरह के हैं उनके अकॉर्डिंग, वो भी अभी कंसेप्ट पड़ा है। फिर और अभी उनका वो प्राणा का कंसेप्ट है, वो भी पड़ा है। तो वो अभी 3-4 यानी कि हमारे पास टर्म्स आगे डिस्कस करने वाली पड़ी हैं। तो अभी तो हमारे पास मतलब टाइम शॉर्ट है, बल्कि ऑलरेडी मतलब हमने 44 हो गए हैं, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं कर सकेंगे, उसको हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी